Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Okay, very good evening all of you. And तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, which is the last chapter, communication system. ठीक है, तो ये theoretical है काफ़ी, तो बस इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल आएंगे बीच में, बाकी theoretical है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम सिलेबस में देख लेना किस किस के है, किसके नहीं है. अभी सिलेबस भी नहीं आया कोई, तो बोल नहीं सकते किस में आएगा किस में नहीं रहेगा. पढ़ लेते हैं. छोटा चैप्टर ये 2-3 क्लास का है बस. एक क्लास आ जाएगी, 2 क्लास और होंगी तो खत्म हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से. कम्युनिकेशन जो है एक्चुअली कई तरह के कम्युनिकेशन हमारे पास टेक्निक्स आ गई हैं. तो फ़ोन है, फैक्स है, और भी चीज़ें कई सारी, टेलीविज़न के आप देखते हो, रेडियो है, बहुत सारी चीज़ें. तो एक्चुअली जो बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, तो एक जो है आप कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सिग्नल भेजते हैं, एक जगह से ट्रांसमिट करते हैं, दूसरी जगह से रिसीव होती है. तो ये जो है उसको हम बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, मतलब वो वॉइस फॉर्म में हो सकती है, वीडियो फॉर्म में हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो आप भेजते हो. तो आपको ट्रांसमिट करनी है उसे. पहले ट्रांसमिट वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका रोल आ जाता है, फिर वो ट्रांसमिट होगी तो एक बीच में चैनल होगा, उसका रोल आएगा, और फिर जहाँ वो जाएगी यहाँ पर रिसिप्ट होगी, और फिर प्रॉपरली यहाँ पर शो होगी. तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग काम करेंगे. तो यहाँ पे जो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके जो एलिमेंट है बेसिकली वो 3 मेन है. एक है ट्रांसमीटर, ठीक है. तो जो भी मैसेज सिग्नल दोगे, चाहे वो आदमी है या जो भी है, कंप्यूटर है या कुछ भी है, इंफॉर्मेशन सोर्स जो भी आपका है, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, मैसेज सिग्नल देगा. यहाँ से ये ट्रांसमिट होगा. अब जब ये ट्रांसमिट होगा तो बीच में एक चैनल होगा, जैसे कि कोई भी चैनल हो सकता है, उन्हें एयर हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, वायर हो सकती है, कम्युनिकेशन चैनल होगा. यहाँ से सिग्नल जो है फिर जाएगा फाइनली, और जहाँ पे रिसीवर जो होगा उसे रिसीव करेगा. जैसे आपका एंटीना होता है, डिश एंटीना, बाकी एंटीना, ये आपका मॉडेम होता है, बाकी चीज़ें होती हैं. तो उसे रिसीव करेगा, और रिसीव करके फिर उसे यूज़र को शो करेगा. तो उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो भी है हमारा डिजिटल सिग्नल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना दोबारा और शो करना. जो यूज़र होगा उस पर ये चला जाएगा. अब जब ये चैनल में ट्रांसमिट होता है तो उस दौरान जो है बीच में कुछ डिस्टर्बेंस ऐड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉइज़. ठीक है. तो बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक है. ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है. तो इसमें ये सब इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं. तो इनके बारे में हमें पढ़ना है कि क्या क्या हम लोग इसमें यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, रिसीविंग के लिए, और बीच में किस किस तरह से नॉइज़ आती है उसको कैसे मैनेज करते हैं. तो ये सब हमें इसमें डिस्कस करना है. ओके, तो आगे मूव करते हैं अब. और अगला जो पार्ट है वो है हमारा कि किस किस टाइप के हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कौन कौन से हैं. 2 तरह के मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं.
एक है आपका पॉइंट टू पॉइंट और एक है आपका ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपने एक जगह से बोला या कुछ किया और दूसरी जगह दिया, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पे, तो वो पॉइंट टू पॉइंट है। जैसे एक एग्जांपल है। लेकिन मान लो आप किसी ने बोला और वो कई जगह दिख रहा है, जैसे कोई मूवी आ रही है, कहीं से रिलीज़ हो रही है और कई जगह दिख रही है, तो वो ब्रॉडकास्ट में आता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में आते हैं। तो जैसे रेडियो है आपका, टीवी है, ये सब ब्रॉडकास्ट में आते हैं, जबकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसमें कुछ डेफिनेशन है, बेसिक बेसिक वो देख लेते हैं, जो कोई सीबीएसई में पूछते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन लेके पूछते हैं। तो कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे पहले हमारी है सिग्नल। तो सिग्नल क्या होता है, कि अगर आपका जो है कोई आपने वॉइस बोली या समथिंग कुछ किया, तो वो उसको फिर हम पहले इलेक्ट्रिक उसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे भेजते हैं। तो सिग्नल क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिक फॉर्म है जो आपने बोला। तो ये बोल सकते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब कि टाइम के साथ इसकी कोई वैल्यू होती है, मतलब कोई या तो आपकी बोलोगे वोल्टेज होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी या कुछ होगा, जो कि टाइम के साथ एक उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। इट्स यूजुअली इलेक्ट्रिकल, तो हम यूजुअली इलेक्ट्रिकली भेजते हैं। तो उसको बोलते हैं सिग्नल। तो सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना होता है। सेकेंड एक चीज होती है जो बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ये क्या होता है, इसका कम्युनिकेशन चैनल में क्या रोल है। तो ये एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने जो बोला वो ईएम वेव थी, उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना, या फिर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहीं गया उसको दोबारा वॉइस में कन्वर्ट करना या ईएम वेव में कन्वर्ट करना, तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो एक डिवाइस है, जैसे लाउड स्पीकर हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया है, वैसे डिवाइस, एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट one form of energy into other। ठीक है, और ऑब्वियसली हम जो बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जो कोई ऐसा डिवाइस जो कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। एग्जाम्पल क्या है इसके, माइक्रोफोन, आपके लाउड स्पीकर हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके जो ट्रांसड्यूसर हैं, तो ये भी डेफिनेशन में पूछ सकते हैं कई बार। आगे मूव करते हैं। आई थिंक सबने कर सर लिया। एक मिनट, क्या चीज़? एक मिनट रोक दीजिए सर यहाँ। अच्छा, लेट एंट्री इन द क्लास। लेट एंट्री नहीं सर, एंट्री तो पहले ही हुई थी। अच्छा, हो गया सर। ओके। अगला है नॉइज।
तो कई बार जो है हमारे सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण या फिर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होने के कारण कई बार जो है बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं नॉइज। तो ये एक तरह का अनडिजायरेबल डिस्टर्बेंस और डिस्टॉर्शन in the transmission and processing of message signal is called noise। तो उसको बोलते हैं कि नॉइज है उसमें। तो कई बार आपको जैसे आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती, कुछ और होता है, तो मैंने कहा डिस्टर्बेंस हो जाता है कई बार। नेक्स्ट है हमारा एटेन्यूएशन। ये भी कई बार पूछते हैं एटेन्यूएशन क्या होता है। एटेन्यूएशन मतलब होता है कि आपका जो सिग्नल है वो जब ट्रेवल करता है तो कुछ दूरी की आने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। तो ये इसका मतलब है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल बोल सकते हैं, ऑफ अ सिग्नल ड्यूरिंग प्रोपोगेशन। और प्रोपोगेशन कहाँ पे होता है? इन कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल में सिग्नल चल रहा होता है तो वहाँ पे जाकर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी उसमें है वो वैल्यू कम हो जाती है, और इसको फिर आपको दोबारा इंक्रीज करना पड़ता है। इंक्रीज करने के लिए जब यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिपीटर। तो रिपीटर जो होते हैं वो सुटेबल लोकेशन पे आप लगाते हो, और रिपीटर क्या करता है? रिसीव द ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड एम्पलीफाई इट। रिसीव द सिग्नल एम्पलीफाई इट एंड इसको फर्दर आगे भेजता है। फॉरवर्ड टू अदर रिपीटर और रिसीवर। तो उसका अगर रिपीटर होगा या फाइनल रिसीवर होगा तो ये वहां तक सिग्नल को आगे भेजता है। तो इसका काम होता है कि सिग्नल को जो है, जो डाई हो रहा है आपका सिग्नल, उसको दोबारा से वैल्यू प्रोवाइड करना या उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है। अब यहाँ पे रिसीवर क्या होता है वो आपको पता ही है, या ट्रांसमीटर क्या होता है ना, जब सिग्नल को आपकी जो मैसेज लेगा उसको सुटेबल जो है कन्वर्ट करके चैनल में डालेगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसमीटर। रिसीवर जो वहाँ से रिसीव करेगा और आपको सुटेबल फॉर्म में देगा यूजर को, उसको रिसीवर बोलेंगे। तो मैं नहीं लिखवा रहा। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है वो आपको पता है क्या होता है। अगली जो डेफिनेशन है होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेव को मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना, तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो पहले मॉड्यूलेशन, आप जब भी कोई सिग्नल भेजते हैं तो उसे डायरेक्ट नहीं भेजते, क्योंकि डायरेक्ट आप भेजोगे तो जाएगा नहीं पहले तो, और अभी आप देखोगे क्या क्या प्रॉब्लम उसमें होती हैं, अभी आगे आप देखोगे। तो उसको पहले हमें एक और वेव के साथ सुपर इम्पोज कराना पड़ता है, और सुपर इम्पोज करा के फिर हम उसे भेजते हैं। तो उसकी हम या तो फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से चेंज करते हैं सिग्नल की, या फिर एम्पलीट्यूड या कुछ और हम चेंज करते हैं, उसको भेजते हैं। तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन ऑफ। जो भी सुटेबल एक फॉर्म चाहिए हम उस फॉर्म में लाते हैं पहले उसे, जो आराम से ट्रैवल करे, ज़्यादा ख़त्म ना हो बंदे, जिसको हम आराम से ट्रांसमिट कर पाएँ, जल्दी डाई ना करे कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ऐसे किसी फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कोई और एक जो है अलग से वेव लेनी पड़ती है, कैरियर वेव बोलते हैं,
उसके साथ ऐसे सुपर इम्पोज कराते हैं और फिर से आगे भेजते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है सिग्नल की, ताकि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, ज़्यादा दूर तक जाए। तो हम एक हाई फ्रीक्वेंसी उसमें जो है मॉड्यूलेट कराते हैं। हम क्या करते हैं, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ, हम बोल सकते हैं द सुपर इम्पोजिंग फिनोमिना ऑफ सुपर इम्पोजिंग द लो superimposing the low, आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो सुपरइम्पोजिंग द लो फ्रीक्वेंसी वेव, here we can write low frequency message signal. Low frequency message signal और इस सिग्नल को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हम अभी पढ़ेंगे अगर डिटेल में। पेन खराब नहीं चल रहा है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी wave, on a high frequency wave called carrier wave, जो हम बाहर से लेके आते हैं। इस जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो वेव को हम मॉड्यूलेट करते हैं और फिर आगे ट्रांसमिट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है मॉड्यूलेशन क्या होता है? यस सर। ठीक है। अब ये वेव जब आगे पहुंची फाइनली जो है रिसीवर के पास, तो फिर उसे डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो भाई उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज हो रखी है, एम्पलीट्यूड चेंज है, लेकिन जो आदमी ने बोला आपको तो वही सुनना है ना जिसने वहां से बोला। आपको ऐसा थोड़ी सुनना है कि डिस्टर्ब वेव जो आपने मॉडिफाई करी हुई है, उसको फिर दोबारा हमें ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आप उसको दोबारा उसी फॉर्म में ले आए। रिट्राइवल और information from the modulated wave। जो आपने वेव को सुपर इम्पोज किया था तो मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं। उससे जो है सिग्नल को दोबारा रिट्राइव मैंने रिसीव वो करना, अलग करना या कैच करना एट रिसीवर इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये डीमॉड्यूलेशन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप कि सबको क्लियर है यहाँ तक। ओके, आगे चलते हैं। अगला है अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, पहले 2-3 क्वेश्चन छोटे-छोटे कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे जो सीबीएसई में आए होंगे या बाकी जगह आए होंगे, तो मैं वही क्वेश्चन लूँगा। बाकी टॉपिक तो बहुत वास्ट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आईटी वालों का तो पूरा चैप्टर ही है, मैं पूरा कोर्स ही है। खैर, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीबीएसई सैंपल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नेम द 2 बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैम अरे आप मेरी अच्छे सर नहीं है ना, मुझे बोलिए एक बार। which is used for telephonic communication। तो कौन से 2 बेसिक थे हमारे?
पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। और टेलीफोन में कौन सा यूज करते हैं? ब्रॉडकास्ट। टेलीफोन में पॉइंट टू पॉइंट सर। पॉइंट टू पॉइंट करेंगे ना। ब्रॉडकास्ट मतलब तो ये होगा कि आपने बोला और सारे टेलीफोन में सुनाई दे, तो हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। आई डोंट नो सिलेबस रहेगा तो आएगा। ये रिसीवर है, ये है, ये ट्रांसमीटर है आपका, और ये इंफॉर्मेशन सोर्स है। क्वेश्चन में दिया हुआ सब कुछ। ये लिखा है मैसेज सिग्नल, ये लिखा है मैसेज सिग्नल। मैं सिग्नल देता हूँ। इसमें बोलने की एक्स क्या है? अगर एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है, उसके बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल होता है। उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एनसीईआरटी में किस चैप्टर के नाम से चैप्टर? एनसीईआरटी में किसके नाम से है पता नहीं यार। एनसीईआरटी में तो है ही नहीं ऐसा। एनसीईआरटी में नहीं है। सेमीकंडक्टर्स पे खत्म हो जाता है चैप्टर तो बुक। तो नई बुक में भी नहीं है एनसीईआरटी में कम्युनिकेशन ऐड नहीं किया उन्होंने? किया तो है यार, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है शायद, देखा था मैंने। हाँ होगा वहाँ पे, नई बुक में तो है मेरे ख्याल से, पहले नहीं था। 19 की एप्लीकेशन है। अच्छा कब का है? 19 का? यस सर। यस सर, है लास्ट चैप्टर। हाँ होगा लास्ट चैप्टर उसमें। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के नाम से। सेम ही नाम से है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये भी सिंपल ऊपर से है। अ डिवाइस एक्स कैन कन्वर्ट one form of energy into other another device Y can be regarded as a combination of transmitter and receiver. Name the device X and Y. X क्या है और Y क्या है? बताओ X क्या है और Y क्या है? X जो है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है एनर्जी को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी पढ़ा था ना हमने? ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर तो
एक पर्टिकुलर उसका पार्ट है। ट्रांसड्यूसर मतलब एक जनरल जो होता है ट्रांसड्यूसर होता है, उसमें ट्रांसमीटर भी आ सकता है, रिसीवर भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे इन जनरल हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। पीछे पढ़ा है हमने अब ये पढ़ा था कि माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सब जो ट्रांसमीटर है या रिसीवर है दोनों उसमें आ जाते हैं। तो ये तो एक्स हुआ। वाई क्या होगा? जो रिसीव भी कर रहा है और आगे भी भेज रहा है। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या? रिपीटर। रिपीटर। तो रिपीटर दोनों काम करता होगा, वो रिसीव भी करता होगा और आगे भी भेजता होगा। तो यानी वो रिसीवर भी है एक तरह से और ट्रांसमीटर भी है, तो वो रिपीटर है। तो वाई इज द रिपीटर। ठीक है, तो क्लियर है सबको? ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला जो है टाइप सिग्नल है। आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो, सीबीएसई में क्वेश्चन भी आया था। दो तरह के सिग्नल होते हैं आपके। अगले पेज पर लो। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो कंटिन्यूअस होते हैं वो एनालॉग होते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिस्क्रिएट होते हैं, वो डिजिटल होते हैं। तो सीबीएसई में पूछा गया था, मैंने आपको बता दिया। इस तरह के सिग्नल होते हैं, और जो ऐसे कुछ होते हैं 011 वाले, उनको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, ऐसा बनेगा कुछ। तो ये एनालॉग है। डिजिटल जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द टाइम है। और स्टेप वाइज वेरिएशन इसका होता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल है आपका। आगे चलते हैं उसमें। ये पूछा गया था एक बार बोर्ड में से, मैंने बता दिया आपको दोबारा। कोडिंग सिस्टम जो आपका होता है, आपने एक तो पढ़ा है आपने बाइनरी कोडिंग सिस्टम, एक और होता है वो भी लिख लेगा, ये कर देते हैं। कोडिंग सिस्टम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जो मेनली यूज होते हैं, ऐसे कई तरह के होते हैं। कोडिंग सिस्टम जो है बाइनरी है, जो कि 011 वाला होता है, और एक होता है एस्काई। जो लोग कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हुआ शायद उनको पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पहले कई सारे लोगों ने अलग अलग कोड बनाए थे, कई सारी जो लैब थी या ऑर्गेनाइजेशन थी वो अलग अलग बना रही थी। अब तो खैर लोग कॉमन यूज कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, आई थिंक अभी यूज होता है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उसमें आप लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता होगा, कई बार जब कई वैल्यू पुट करनी होती है, उसके बाद कोई अगर डिजिट पुट कर देते हैं, हमारे सॉरी अल्फ़ाबेट पुट कर देते हैं, ABCD है, तो उसकी एस्काई कोड ले लेते हैं वहाँ पे वो, जो कैलकुलेशन करते हैं तो, है ना। तो वो कई बार एरर आया था उससे हमारा, तो उसका एस्काई कोड होता है एक अपना। ठीक है, तो ये हमारे दो तरह के कोडिंग सिस्टम है, और भी हो सकते हैं, तो और आप देख लेना किसी को शौक होगा तो। ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं। अब है ट्रांसमिशन मीडियम। जो आपके होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। तो दो तरह के ट्रांसमिशन है, क्योंकि 1 to 1 और ब्रॉडकास्ट, तो मीडियम भी आपके ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है गाइडेड, और समझ रहे हो गाइडेड मतलब जहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, जैसे कि आपका वायर्स हो गई, ऑप्टिकल फाइबर हो गई,
कोएक्सियल केबल जो आपकी यूज होती है, तो ये सब जो है गाइडेड है, मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से सिग्नल को एक जगह पे लेके जाएंगे तो गाइडेड है। एक होता है अनगाइडेड। फिर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। अभी आ जाते हैं। अनगाइडेड जैसे आपका जो आपने समझ लो सैटेलाइट से कुछ भेजा तो काफ़ी एक लार्ज एरिया में जाता है, उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, काफ़ी लार्ज एरिया में चला जाता है, तो उससे बोलते हैं हम अनगाइडेड। तो जैसे आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या स्पेस कम्युनिकेशन जो हमारे होते हैं वो अनगाइडेड होते हैं। एक हद तक उसे हम गाइड करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी एक लाइन नहीं होती, उसके अंदर डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो कई सारे लोग रिसीव कर सकते हैं उसे। डन। डन। तो दो तरह के हमारे ट्रांसमिशन मीडियम है, गाइडेड और एक अनगाइडेड। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा गाइडेड और अनगाइडेड में क्या यस डिफरेंस। सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं एंटीना। एंटीना जो होता है एक्चुअली वो सिग्नल को दोनों काम करता है, मतलब वो रिसीव भी करता है और भेजता भी है, यानी वो ईएम वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। एंटीना जो है हमारा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों कर सकता है। तो उसको बोलते हैं एंटीना। ठीक है, एंटीना जो है मेनली दो तरह के हमारे पास जो आते हैं, मतलब एक तो है, इसको पहले आगे लिख लो आप लोग, फिर आगे पेज पे करते हैं। एंटीना को डिवाइड करते हैं, उसमें देखते हैं आपकी ईएम वेव को आप किस तरह से पोलराइज कर रहे हो, वर्टिकली कर रहे हो या हॉरिजॉन्टली कर रहे हो। तो दो तरह के हमारे एंटीना होते हैं, तो होता है आई थिंक समझ नोट कर लिए, तो वो है तो बताओ। यस सर। सर दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। हो गया सर। हो गया, ओके। एक आपका होता है हार्ड एंटीना, ठीक है। तो ये जो होता है एक्चुअली इसको आप हॉरिजॉन्टली वो करने के लिए यूज करते हो, पोलराइज करने के लिए यूज करते हो, और इसकी जो लेंथ होती है इज हाफ ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड, और या फिर रिसीव जो आपने करना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हार्ड एंटीना। इसको हम ग्राउंड नहीं करते हैं, दूसरा वाला ग्राउंड कर देते हैं, तो इसके दोनों में फर्क है। दूसरा वाला जो होता है वो होता है मार्कोनी एंटीना। ये वर्टिकल होता है मार्कोनी वाला, स्ट्रेट कंडक्टर, लेंथ इक्वल टू λ/4, वर्टिकली यूज होता है, ग्राउंडेड होता है। ठीक है,
तो उसको हम बोलते हैं मार्कोनी एंटीना। तो ये लैम्डा बाई 4 जो लेंथ आ रही है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी लैम्डा कितना होना चाहिए। मान लो लैम्डा ऐसे आपने कर दिया सिग्नल का कि लैम्डा 10 किलोमीटर आ गया, तो आपको एंटीना जो है फिर 2.5 किलोमीटर का एंटीना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली लगाना, है ना। तो या 2.5 किलोमीटर का या हर्ट्ज एंटीना लगाओगे तो 5 किलोमीटर का एंटीना चाहिए। तो आपको लैम्डा जो है फिक्स करनी पड़ेगी अपनी। तो अभी आगे 2-3 जो क्वेश्चन आप आएंगे भी, थोड़ा उसमें थोड़ा हम आइडिया लेंगे कि कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 2 इज द फैक्टर जो आपको याद रखने हैं, हर्ट्ज और मार्कोनी। एंटीना को हम एक और टाइप से डिवाइड कर सकते हैं जो कि हमारा है डिजाइन पे बेस्ड। ठीक है, एक आपने टाइप ऑफ पोलराइजेशन पे किया था ऊपर वाला, बेस्ड ऑन पोलराइजेशन था, ये बेस्ड ऑन डिजाइन है। तो बेस्ड ऑन डिजाइन जो है दो तरह के एंटीना हो सकते हैं, डाइपोल एंटीना। सर ऊपर किस पे बेस्ड किया था हमने? ये आपका पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव के बेस पे है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन बोल सकते हो। एक में हॉरिजॉन्टल हो रही है, एक में वर्टिकल हो रही है। डाइपोल एंटीना जो ये आपने डिवाइड जो किया है बेस्ड ऑन डिजाइन है। तो डाइपोल एंटीना जो होता है वो वेव को हर डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। जैसे मान लो आपने एंटीना लगा दिया यहाँ पे, एंटीना लगाए तो हर डायरेक्शन में वेव को भेजेगा। इसको हम बोलते हैं डाइपोल एंटीना। ठीक है, दूसरा वाला जो होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजता है, जैसे डिश होती है आपकी, उसे बोलते हैं डिश टाइप एंटीना। तो उसको नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। कर लिया सर। तो सेकंड आपका जो है वो है डिश टाइप एंटीना। तो डिश टाइप में आप ट्राई करते हो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। लास्ट स्लाइड अभी करते हैं, इसको नोट कर लो पहले। डिश टाइप एंटीना में क्या करते हैं हम लोग, डिश होती है अपनी, उसको हमने टावर पर लगाया कहीं, तो डिश में जो होता है यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आगे डिवाइस लगा होता है, इसे बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, विच इज कॉल्ड डाइपोल और हॉर्न फीड। तो इसके फोकस पे होता है ये। यहाँ पे होता है फोकस पे। तो ये इस पे सिग्नल भेजता है और जो सिग्नल इससे आते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर या रिसीव भी अगर करेगा तो फिर ऐसे रिवर्स रिसीव कर लेगा मतलब। ठीक है, तो इससे आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज सकते हो सिग्नल को, इसलिए इसको हम बोलते हैं अलग डिश टाइप एंटीना। और जो पिछला वाला था वो सब डायरेक्शन में भेज रहा था, इसको बोलते हैं डाइपोल एंटीना। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर ये तो कर लिया। किसने शायद मिस कर दिया था। यस सर, डन। Done. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक दो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सीबीएसई का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना for a carrier wave of frequency
3 into 10⁸ हर्ट्ज। तो आपको बेसिकली पहले लैम्डा चाहिए होगा और फिर वहां से आपको उसकी लेंथ निकालनी है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना। डाइपोल में लिखा होगा कौन सा है? तो ये जो एक्चुअली इन दोनों में से जो हर्ट्ज एंटीना होता है उसको डाइपोल एंटीना ही बोलते हैं। डाइपोल एंटीना का टाइप है मतलब। तो कोई एक्चुअली डाइपोल के दोनों पार्ट हो सकते हैं, जैसे हर्ट्ज भी हो सकता है और ये भी हो सकता है मार्कोनी वाला भी। आपको दोनों निकाल लो तो दोनों में लिख देंगे हर्ट्ज अगर होगा तो कितना चाहिए और मार्कोनी है तो कितना चाहिए। तो डाइपोल के दोनों ही पार्ट हैं, दोनों ही हो सकते हैं मतलब। कितनी लेंथ? 5 मीटर। हाँ, अगर हर्ट्ज यूज करोगे तो 0.5 है और अगर मार्कोनी यूज करोगे तो 0.25। 0.25 चाहिए। डन सर। ओके, तो आई थिंक सबने कर लिया होगा ये। C इक्वल टू लैम्डा एफ। तो लैम्डा क्योंकि EM वेव है तो C की स्पीड चलेगी, तो लैम्डा आपका C बाय एफ आ जाएगा। आपको लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 2 निकालना है। तो मेरे ख्याल से सब लोग निकाल लेंगे, है ना। एक और Yes, sir. क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सेम ही है। बोला लेंथ ऑफ मार्कोनी एंटीना। Marconi antenna at a place is 1.5 meter. What is the optimum transmission frequency? टू इंटू 10⁻⁷ नहीं, लैम्डा बाय 4 लिया ना मैं मार्कोनी एंटीना। फाइव इंटू 10⁻⁷। 50 मेगाहर्ट्ज। सर 5 into 10⁻⁷ है। 50 मेगाहर्ट्ज का 5 × 10⁻⁷ होगा। यस सर। ठीक है, सबको डन है ये लैम्डा बाय 4 लेके? ना जी। बताना है हाँ जी। डन। ठीक है, तो L इक्वल टू लैम्डा बाय 4 होगा, वहां से आपके लैम्डा आ जाएगा 4L और आपका लैम्डा अगर आ गया तो 6 मीटर, तो फिर आप निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, अब आगे मूव करते हैं।
जो पावर रेडिएटेड होती है हमारी, पावर रेडिएटेड बाय डिश एंटीना और लीनियर एंटीना की अगर बात करूँ मैं, तो दोनों की लिखते हैं। डिश एंटीना की जो पावर होती है वो 6D सॉरी डायमीटर ऑफ द डिस्क है, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो मेनली आपका ये यूजफुल यहाँ पे ये है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल का लैम्डा स्क्वायर होता है, मतलब ये यूजफुल है। डी जो है डायमीटर का डिस्क था, पावर रेडिएटेड होती है डिश एंटीना की, वो इतनी आती है। और अगर लीनियर एंटीना है तो उसमें भी पावर यही आती है, लैम्डा स्क्वायर की इनवर्सली होती है। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि पावर रेडिएटेड बाय लीनियर एंटीना जो होती है वो भी लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी, तो हमें लैम्डा कम करना पड़ेगा, यानी लैम्डा कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ती है। तो ये भी एक रीज़न है कि लैम्डा कम क्यों करना पड़ता है। तो अब हम उस रीज़न पे, दो रीज़न हमने पढ़ लिए, तो जो उसकी एंटीना की लंबाई है बहुत ज़्यादा जाती है, और दूसरा रीज़न ये है कि पावर कम हो जाती है अगर लैम्डा ज़्यादा हो तो अब हम समझ सकते हैं कि हम वेव को मॉड्यूलेट क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब हमारा आया कि हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, हमें क्यों मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, सीधा हम सिग्नल को क्यों नहीं भेज पाते हैं। पहला हमने देखा था, अगर आपका लैम्डा ज़्यादा हो तो लैम्डा बाई 4 भी ज़्यादा आएगा, लैम्डा बाई 2 भी ज़्यादा आएगा, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल आपको वो चाहिए। तो आप अगर मान लो यूजुअल आप देखोगे तो आपकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वगैरह होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, अगर ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी है तो काफ़ी लैम्डा कम आपको जो लैम्डा है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल आएगा, ज़्यादा लैम्डा आ जाएगा काफ़ी, उस अगर आप रेंज में निकालोगे तो, है ना। तो आपकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज है, आपको पता है इंसान के लिए नॉर्मल। उसमें जो फ्रीक्वेंसी की रेंज आएगी, सॉरी जो लैम्डा की रेंज आएगी वो कितनी आएगी, तो मैं लैम्डा निकालूंगा, लैम्डा इक्वल टू सी बाय एफ होता है 3 × 10⁸। अब डिवाइड बाय अगर मैं 20 करूँ यहाँ पे पहले, तो 10⁷ आएगा, तो बहुत ज़्यादा आ गया, तो 3 × 10⁷ कई किलोमीटर में आ गया। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू भी ले लूँ तो 1 2 3 4 जीरो गायब होंगी, तो 3 × 10⁴ डिवाइड बाय 2 1.5 10⁴ तो कितना आया 1500 किलोमीटर, 1 2 3 4 बिल्कुल ज़्यादा आया, 15,000 मीटर, सॉरी, तो 15,000 मीटर आया ये। किलोमीटर में अगर मैं देखूँ तो ये 1.5 किलोमीटर लगभग आ रहा है। तो ये दोनों ही लेंथ इम्प्रैक्टिकल है हमें अचीव करना। लैम्डा बाई 4 इसका निकालोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने मीटर का जो है एंटीना लगाओ, तो इसलिए जो ऑडियल फ्रीक्वेंसी है उसके लिए इम्प्रैक्टिकल साइज ऑफ एंटीना, तो ये एक पहला रीज़न है कि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज करनी पड़ती है। सेकेंड रीज़न आपने भी देखा कि जो पावर आपकी होती है ट्रांसमिटेड वो लैम्डा स्क्वायर की इनवर्सली होती है, तो आपको लैम्डा कम करना पड़ेगा तो पावर ज़्यादा होगी, तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, लैम्डा कम करने का तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तीसरा रीज़न जो होता है वो होता है आपका कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भेजना पड़ता है सिग्नल को, क्योंकि अगर आप सब लोग जो है हर फ्रीक्वेंसी पे भेजेंगे तो मिक्स हो जाएंगे सिग्नल आपस में, स्पेस में जब ट्रांसमिट को करेंगे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग बैंड विड्थ प्रोवाइड की जाती है। आपने सुना होगा ना जब बैंड स्पेक्ट्रम वो चलता है कि घोटाला हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला, सबको एक स्पेक्ट्रम दिया जाता है कि आप इस रेंज के अंदर जो है अपने सिग्नल भेजेंगे ताकि वो आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो इसलिए सबको एक पर्टिकुलर रेंज दी जाती है, तो उनको भी इसलिए उसको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा सबको ही।
तीसरा रीजन हो गया कि मिक्सिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। तो इन सब रीजनों को देखते हुए हमें जो है वेव को मॉडिफाई करना पड़ता है, उसका एम्पलीट्यूड या फिर वेव वगैरह कुछ हमें जो है मॉडिफाई करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कि हमें वेव का मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो अब जो है मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो नीड हमने देखने की मॉड्यूलेशन की नीड है या नहीं है, तो ऑब्वियसली नीड है। अब डेफिनेशन क्या होती है मॉड्यूलेशन, डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम उसको, ये फिनोमिना है ऑफ सुपरइम्पोजिंग the low audio frequency message or signal on high frequency wave is called modulation। तो एक प्रोसेस है मॉड्यूलेशन की। ठीक है, अब जो मॉड्यूलेशन होते हैं ये भी तीन तरह के हो सकते हैं जो मेनली होते हैं। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है कि आप एम्पलीट्यूड में कोई फर्क करें उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM, जो बोलते हैं ना FM रेडियो, इतना हर्ट्ज उतना हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक है, और ये जो है बेस्ट होता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी वेव जो बनती है वो बहुत सरफेस से वो चलती है पैरेलल, तो ज़्यादा दूर तक जा सकती है, अर्थ के साथ वो निकलती है बैंड। तो ये आपने देखा होगा जो FM कोई भी चैनल होता है वो एक पर्टिकुलर जोन में होता है, अलग अलग FM होते हैं सबके चैनल, या फिर उन्हें वहाँ पर सिग्नल भेजना पड़ेगा, वहाँ से दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ेगा, एक जगह से बहुत दूर तक नहीं भेज सकते। तीसरा हो सकता है फेज मॉड्यूलेशन, आपकी जो वेव है उसका फेज चेंज कर दें। सर ये एम्पलीट्यूड वाला बहुत दूर तक भेज सकते हैं? हाँ, AM जो वेव होती है बहुत दूर तक जाती है, तो आपके जो नॉर्मल जो चैनल होते हैं आपके जो FM नहीं होते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी दूर तक भी लोग सुनते हैं, रेडियो वगैरह में आते हैं ना, तो वो AM होते हैं। सर तो पहले AM यूज होते थे, FM तो नए नए आए ना, कुछ टाइम से तो आए, FM 20 साल से होंगे, 25 साल से। तो सर बेस्ट ये क्यों ज़्यादा है फिर? बेस्ट मतलब इसमें अभी देखेंगे, इसमें एक्चुअली डिस्टर्बेंस वगैरह जो बाकी चीज़ें होती हैं वो सब कम होती हैं, इसलिए बेस्ट है ये, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, बस ये प्रॉब्लम ये है। ओके सर। ठीक है, देखो मैं फ़र्क किया तीनों में। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। हो गया सर। तो यहाँ तक हमने नोट कर लिया है, बाकी चलते हैं। देखो उसमें तीनों में फ़र्क क्या होता है। आपकी दो वेव हैं, एक तो मेन सिग्नल है, तो लो फ्रीक्वेंसी का है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड इसके बीच में लाई कर रहा है मैक्सिमम मिनिमम। एक आपकी करियर वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली।
अब आपको करियर वेव की फॉर्म में से भेजना है, मतलब सॉरी मैंने चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसीज की कांस्टेंट मैंने हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। पूरा मिट गया, तो भाई दोबारा बना लेता हूँ। तो ये बराबर दूरी पे हैं सारे, तो फ्रीक्वेंसीज की कांस्टेंट है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा है। तो एक कैरियर वेव है आपकी, और ये आपके मेन सिग्नल है, जो सिग्नल था। अब आपने इनको जब ऐड किया, तो अगर आपने ऐसे ऐड किया इसका कि फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की सेम रहे, जो जाएगा ना कैरियर वेव के साथ जाएगा। कैरियर वेव की अगर फ्रीक्वेंसी आपने डिस्टर्ब नहीं की, वो सेम है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, तो आपका जो सिग्नल होगा कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी भी ऐसी है, अगर बना लेता हूँ। दोनों वेव कितनी सैंडविच हो जाएगी? इसमें सैंडविच हो जाएगी। इन दोनों सिग्नल वेव के बीच में आ गई। मैथ्स वालों को तो बहुत सारा आइडिया होगा इसका, फंक्शंस का। कंप्यूटर में जब बनाते हैं प्रोग्रामिंग में बड़ा मजा आता है इसमें। ठीक है, तो मान लो ऐसे था, और आपने ऐसे ही इसको सेम फ्रीक्वेंसी रखी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, फ्रीक्वेंसी वही है सेम। तो ये जो आपने मॉड्यूलेशन किया है, इस तरह का मॉड्यूलेशन होगा, AM। AM इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी बट चेंजिंग एम्पलीट्यूड। उसका जो एम्पलीट्यूड था कैरियर वेव का, वो अब चेंज हो गया है, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन किया गया है इसका। ठीक है, क्लियर है ये? ड्रॉ कर लो जो कर रहे हैं। क्लियर है सर। ओके, अगर मान लो मैं एम्पलीट्यूड सेम रखूं फाइनली कैरियर वेव का, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए टाइम के साथ, मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए। तो एम्पलीट्यूड अभी भी वही है जो पहले था, ये एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो है वो आपकी फेज, अगर आप चेंज कर दें उसका, फेज मॉड्यूलेशन कर दें, तो फेज मॉड्यूलेशन में उसका क्या होगा कि उसका जो है फेज जो है वो वेरी कर जाएगा। आपका जो है इनिशियल जगह से शुरू होगी वेव, वो कहीं और से शुरू कर देंगे उसे, तो बोलेंगे फेज मॉड्यूलेटेड। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हमने देख लिया कि इसमें क्या होगा। ठीक है, फेज वाले बस ये होगी, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दोनों तीनों चारों केस में, अब यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो कुछ और फेज आ जाएगा, तो दैट फेज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट इज द कैरियर वेव एंड व्हाई हाई फ्रीक्वेंसी वेव आर एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसमिशन। तो कैरियर वेव आपको पता है EM वेव है हाई फ्रीक्वेंसी की, जो कि उसके साथ आप सुपर इम्पोज करते हो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो आप लिख लोगे खुद ही। और हाई फ्रीक्वेंसी की क्यों करते हैं, तो आप मैंने रीजन दे चुका हूँ आपको, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों करनी पड़ती है आपको यूज़, तो ये कर लोगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि
डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सीबीएसई के क्वेश्चन है 2015। डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये भी आप लिख ही लोगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम लोग कि कैरियर वेव की जो एम्पलीट्यूड होता है वो चेंज करते हैं। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, फाइनल वेव को तो मॉड्यूलेटेड बोलते हैं। मॉड्यूलेटेड वेव चेंजेस एज पर एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वेव। तो सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग चेंज होती है। एज पर सिग्नल वेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये भी नहीं कर पाएंगे, उसको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते फिर आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। अगला आगे चलते हैं। तो आगे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये हम थोड़ा डिटेल में इसमें है दिया हुआ, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमें पता तो है ही, हम क्या करते हैं इसमें। उसका कुछ न्यूमेरिकल वो दिया हुआ है कि मान लो आपकी जो सिग्नल है उसकी, सॉरी क्या गिर गया, ये है। और कैरियर वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी आपकी, उसमें क्या होगा आपका कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने चेंज नहीं की, तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी जो कि कैरियर वेव की थी। तो फ्रीक्वेंसी उसकी साइन ओमेगा से टी आएगी। और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका जो एम्पलीट्यूड आता है वो आपका ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा टी आता है। तो आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है आपको कि इसके अकॉर्डिंग आए, ठीक है। अब इसको जो है आप अगर AC को कॉमन ले लें बाहर, तो आपको बनेगा 1 प्लस AM बाय AC, यानी सिग्नल बाय कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। अब ये जो AM बाय AC है इसको बोलते हैं मीन, या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जो चीज हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए साइन सिंबल यूज किया था वैसा ही सिंबल यहाँ पे यूज होता है, उसको बोलते हैं मीन। तो ये आपका जो CMT है
ये जो है ए सी, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा ये, प्लस ये वाला जो है म्यू हो जाएगा, म्यू ए सी साइन ओमेगा एम टी, सॉरी टी ऊपर आएगा, टी तो सब्स्टिट्यूट में नहीं है, ओमेगा एम इंटू टी, मैंने मल्टीप्लाई किया बस, ब्रैकेट को खुला है ऊपर वाला जो ब्रैकेट था, तो साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, तो ये हमारा सी एम टी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो म्यू है ये आप यूजुअली लेस देन 1 रखना पड़ता है, आगे लिखते हैं इसको, ये आपका पहले ये फाइनल बना है तो लिख लो सब लोग। हो गया सर। ओके, तो आपका जो म्यू होता है इज केप्ट लेस देन 1, क्योंकि अगर मोर देन 1 आप करते हो तो इसमें डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है, तो म्यू जो है लेस देन 1 होता है टू अवॉइड, ये पूछते हैं कई बार कि क्यों रखा जाता है लेस देन 1, डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू 0.8 0.7 ऐसा कुछ रहेगा जो भी आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि आपने जो पीछे डेरिवेशन निकाला ये वाला साइन ओमेगा, ये वाला जो टर्म आप देखोगे तो साइन ए इंटू साइन बी है, आपको पता है साइन ए इंटू साइन बी जब होता है तो उसे हम 2 साइन ए साइन बी को कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं, ये तो सेम रहेगा ए सी साइन ओमेगा सी टी, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं इस वाली चीज को, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी एम टी इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी, ये तो सेम है, प्लस म्यू ए सी बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 साइन ए कॉस साइन ए साइन बी होगा, तो कॉस ए माइनस बी यानी ओमेगा सी माइनस ओमेगा टी ओमेगा एम टी, और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आ जाएगा यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज साइन ए साइन बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा है, तो इसमें कुल मिला के ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वेव आई है, 1 2 और 3 है ना, 3 चीजों का 3 का सम है ये, है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 का सम है। तो एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी है, एक की ओमेगा सी से थोड़ा कम है, एक की ओमेगा सी से थोड़ा ज्यादा है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा के अबाउट है ना, माने ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम है। अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो म्यू सी अगर मैं बोलूँ तो ओमेगा सी बाई 2 हो जाएगी, ओमेगा अगर आप एम की बात करोगे तो वो, सॉरी म्यू एम की बात करोगे तो वो ओमेगा एम बाई 2 हो जाएगा। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम है। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से ओमेगा में म्यू सी प्लस म्यू एम तक वेरी करती है। तो इनके बीच में जो गैप है ये 2 म्यू एम का गैप है ना, 2 म्यू एम का गैप है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड विड्थ। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि बैंड विड्थ मिलती है सबको अपने में, तो ये बैंड विड्थ है 2 म्यू एम की। तो बैंड विड्थ जो आपकी होती है ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इसकी होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम सबको अलग अलग बेनिफिट दें ताकि वो आपस में सुपर इम्पोज ना करें। तो यहाँ तक सब लोग नोट कर लो फटाफट। कर लिया सर। ओके, अब जो है 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है, डिटरमाइन द strength and quality of transmitted signal. ठीक है, तो यूजुअली अगर म्यू ज़्यादा हो तो सिग्नल अच्छा होता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो फिर डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाएगा। तो हायर म्यू मतलब बेटर सिग्नल या बेटर आउटपुट। तो इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सब बोर्ड के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। द करियर वेव is represented by CT equal to 5 sin 10 pi t volt and modulating signal is a square wave as shown. तो क्वेश्चन डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मैं म्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, लेकिन पेपर में मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा तो घबराना आप, मैंने कंफ्यूज मत हो जाना। ना 0.4, यस सर। 0.4 करेक्ट है। तो मैं म्यू बताता हूँ म्यू कितना है। म्यू हमने पीछे देखा था कि AM/AC था। AM यहाँ पे 2 है हमारा और AC हमारा 5 है। तो 0.4 इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ modulation index of an AM wave? आंसर होगा 0 से 1।
अगला है व्हाट इज, ये सब याद करने वाले हैं, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। When a carrier wave is modulated by number of sine waves, तो कई बार इसका मॉड्यूलेशन करेंगे तो क्या आपका म्यू आएगा, तो उसका जो म्यू आता है वो आपका इनका स्क्वायर आता है, रूट का सब। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसीज ऑफ carrier waves sufficiently spaced in amplitude modulated wave। फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो स्पेस्ड क्यों होती है, हमने डिस्कस किया था कि आपस में ओवरलैप इंटरफेयर ना करें इसलिए होती हैं। इंटरफेयर ना करें इसलिए जो है इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो गया सर। व्हाट इज चेंज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्या चेंज किया जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में? क्या चेंज किया जाता है? एएमबी में क्या चेंज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में? एम्पलीट्यूड चेंज होता है या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर वेव का या सिग्नल का? कैरियर वेव का। इसमें जो है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 frequencies in an amplitude modulated wave? What are LSB and USB? LSB USB मतलब लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी और मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो 3 फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है 3 फ्रीक्वेंसी?
कौन सी लिखी हमने, म्यू सी माइनस म्यू एम एंड म्यू सी प्लस म्यू एम, ये 3 होती है। ठीक है, अब मुझे अपर बैंड कौन है, अपर साइड फ्रीक्वेंसी कौन है, ये है, ये अपर साइड हो गई, लोअर साइड ये हो गई। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अगला है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या लिमिटेशन है? उसकी एक तो एफिशिएंसी कम होती है, सफर फ्रॉम नॉइज में नॉइज आ जाती है, एंड क्वालिटी ऑफ सिग्नल इज यूजुअली पुअर। तो पहले जो रेडियो होते थे उनमें मैंने जो एएम स्टेशन अब भी चलते हैं उनकी और एफएम में काफ़ी फ़र्क होती है क्वालिटी में, एफएम काफ़ी अच्छा आता है। अगला है कि राइट, ये सीबीएसई का क्वेश्चन था, राइट टू फैक्टर टू जस्टिफाई द नीड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मैंने आपको बताया दिया कि सिग्नल को मॉडिफाई क्यों करना, मॉड्यूलेट क्यों करना होता है। आगे पूछ रहा है दूसरा में क्वेश्चन, 2 पार्ट है इसके, दूसरा पार्ट लिख देता हूँ मैं। द कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज, ये 3 बार सीबीएसई में आया हुआ है। कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 12 volt is used to transmit a message signal what should be the peak voltage of modulating signal in order to have modulation index 75%। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यूजुअली परसेंटेज में लिखते हैं, तो मैंने लिखा है 75% मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो, उसके लिए कितना होना चाहिए? तो बताओ कितना आंसर आएगा। नाइन वोल्ट 9 वोल्ट करेक्ट है। बाकी लोग भी बताओ फटाफट, 9 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे आपको क्या होता है AM by AC और ये 75% है। कैरियर वेव और सिग्नल वेव इनका रेशो है और ये 75% है। बताओ क्या होगा?
सर 9 आ रहा है। 9 वोल्ट। डन सबका? सबका यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। तो पहले रह गया था बीच में एक, अब कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। Why do we need a higher band width for transmission of music compared to that for commercial telephonic communication? तो हमें क्यों जो है हाई उस पे वो चाहिए होता है म्यूजिक के लिए, एज कम्पेयर टू जो हमारी जो ये होता है टेलीफोनिक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो जब एक्चुअली बोलते हैं तो जब स्पीकिंग जो हमारी वो होती है, सिग्नल जो होता है एक्चुअली 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक वेरी करता है। ठीक है, आपको वैल्यू तो याद नहीं होगी, लेकिन आप बोल सकते हो भाई और क्या आंसर लिखोगे इसका, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आप एक जगह अगर वैल्यू याद नहीं है इसमें तो आप लिख सकते हो इसकी जो रेंज है वो कम होती है, विड्थ कम होती है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी बैंडविड्थ कम चाहिए, 250 हर्ट्ज चाहिए यहाँ पे। और जो आपकी म्यूजिक होता है वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको सुन सकते हो आप 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पे आपको 20,000 हर्ट्ज का लगभग जो है बैंडविड्थ चाहिए। तो ये बैंडविड्थ जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना। तो आपकी जो स्पीकिंग है या टेलीफोनिक जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें ये चाहिए होता है, और जो आप नॉर्मली म्यूजिक वाला करते हैं तो उसमें ये चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हो, इसमें कम होती है इसमें ज़्यादा होता है, वो पता है उससे रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन, तो ऐसे केस में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो यहाँ तक हमने इसका एक पार्ट लगभग निकाल लिया है, उसमें थोड़ा सा और पार्ट है मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, और आगे थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस हैं और वो है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे और फिर स्पेस कम्युनिकेशन मूव करेंगे क्योंकि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज की क्लास में इसको स्टॉप कर लेते हैं। ओके चलिए, तो ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एंड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।